हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोली लेक्शन। 9th क्लास एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं चैप्टर 5, जिसका इंट्रोडक्शन हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। आज एक्सरसाइज 5.1 करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद आवर एक्सरसाइज 5.1। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। आंसर देना है हमें विद रीजन कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सी फॉल्स है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। एक सिंगल पॉइंट से सिर्फ एक लाइन पास हो सकती है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास हो सकती है दो अलग अलग पॉइंट से, डिस्टिंक्ट पॉइंट से। अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली ऑन बोथ द साइड्स। ये सब बहुत ईजिली आपको समझ में आएगा अगर आपने इंट्रोडक्शन क्लास देखी होगी, क्योंकि इसमें हम ये कवर कर चुके हैं। इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल। अगर दो सर्कल इक्वल है तो उनकी रेडियस इक्वल होगी, ये प्रूव करना है। अगर मतलब ट्रू है तो क्यों है और फॉल्स है तो क्यों है। इन द फॉलोइंग फिगर, एक फिगर हम बनाएंगे इसमें। ए बी इक्वल्स पी क्यू है, पी क्यू इक्वल्स टू एक्स वाई एंड ए बी इक्वल्स टू एक्स वाई है, ये प्रूव करना है। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट जो पॉइंट है उसमें कहता है कि एक सिंगल पॉइंट से सिर्फ एक लाइन पास हो सकती है। सो फर्स्ट जो है उसका आंसर आपका फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि एक सिंगल पॉइंट से हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास करा सकते हैं। सो आपका रीज़न जो होगा इसके लिए, यू कैन शो कि हम नंबर ऑफ लाइंस पास कर सकते हैं सिंगल पॉइंट से पी से, ठीक है, इसलिए ये फॉल्स है, ठीक है। सिंस थ्रू a single point infinite number of lines can pass, ये आपका रीज़न रहेगा। इस तरह से एक डायग्राम आप बना के दिखा सकते हो। एक पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस को आप पास करके दिखा सकते हो। ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस आपकी पास हो रही हैं। यू कैन शो एरो आल्सो विद दैट लाइन। ओके, डन। सेकंड जो था आपका, वो कह रहा था कि दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन आप पास कर सकते हो। देखिएगा, ये दो पॉइंट मैं लेती हूँ और इसके थ्रू लाइन पास करती हूँ। एक लाइन स्ट्रेट लाइन मेरी पास हो गई, इसके अलावा कोई और सिंगल लाइन में यहाँ से पास नहीं कर सकती दोनों पॉइंट से, ठीक है। तो जो आपका सेकंड है वो भी आपका फॉल्स हो जाएगा। सिंस टू डिस्टिंक्ट points only one line can pass, ये आप दिखा सकते हो। दो पॉइंट मैंने ले लिए, पी और क्यू, इनके थ्रू मैंने एक लाइन पास करके दिखा दी है, ठीक है, डन। थर्ड आपका था कि कोई भी टर्मिनेटेड लाइन है उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं इनडेफिनेटली। ये हमने एग्जाम्स और पोस्टरेट्स जब किए थे इंट्रोडक्शन क्लास में तो उसमें किया था। सो ये आपकी स्टेटमेंट ट्रू है कि कोई भी आपकी टर्मिनेटेड लाइन है, लाइक मैंने एक स्केल से लाइन ड्रॉ कर लिया है, ये ए और बी, ठीक है, इस तरह से। और ये कह रहा है कि इसको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, बिल्कुल दोनों साइड हम इसको फर्दर आगे प्रोड्यूस करना चाहें जितना भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स या इनडेफिनेटली हम इसको दोनों साइड प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। सो वी कैन राइट अ terminated line can be produced indefinitely on both sides. Is that clear to you? A terminated line can be produced independently on both sides, ये हम प्रोड्यूस करके दिखा देंगे। मान लेते हैं कोई लाइन हमने ली है, लेट ए बी या टर्मिनेटेड लाइन, तो हमने उसको प्रोड्यूस किया है बोथ साइड्स पे। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट पार्ट। फोर्थ पार्ट आपका कहता है कि अगर दो सर्कल्स इक्वल हैं तो उनकी रेडियाई भी इक्वल होगी। सो ये आपका ट्रू है। ये हमने किया था पोस्टरेट में और एग्जाम्स जब हमने किए थे इंट्रोडक्टरी में। बिल्कुल, अगर दो सर्कल मैं ले रही हूँ, ठीक है, कोइंसाइड है, मतलब सेम, तो उनका जो ये रेडियस है वो भी सिमिलर होगी, ठीक है। तो इसको आप कैसे दिखाओगे, इफ टू सर्कल्स आर इक्वल। अगर हम कह रहे हैं कि दो सर्कल इक्वल है तो सब कुछ इक्वल होगा, देन देयर
center and circumference will coincide and hence the radius या radii will also be equal. I can write it again. Okay, done. फिफ्थ पार्ट में आपको ये डायग्राम दिया गया है, इसमें कहा गया है कि ए बी इक्वल्स टू पी क्यू है एंड पी क्यू इक्वल्स टू एक्स वाई है। तो ये पूछ रहा है अगर ऐसा है तो क्या ए बी इक्वल्स टू एक्स वाई होगा। ऐसा होगा तो ये जो स्टेटमेंट है वो आपकी बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि गिवन है कि दो टर्मिनेटेड लाइंस हैं वो इक्वल हैं, ये इसके इक्वल है इक्वल है, तो ट्रांजिटिव नेचर के अकॉर्डिंग ये ट्रू होता है। लेकिन हम यहाँ पर ट्रांजिटिव नेचर ना दिखा के यूक्लिड्स जो फर्स्ट आपका एक्सियम था वो भी यही कहता है। यूक्लिड्स फर्स्ट एक्सियम स्टेट्स दैट things which are equal to the same thing are equal to one another। ये जो एग्जाम है इसके थ्रू हम फिफ्थ क्वेश्चन को का जो है रीज़न दे सकते हैं वाई दिस हैपन्स, ऐसा क्यों हो रहा है। इस वजह से ये हो रहा है क्योंकि यूक्लिड्स फर्स्ट एग्जाम में बताया गया है जो थिंग्स इक्वल हैं सेम थिंग के तो वो आपस में भी इक्वल होंगे। मतलब यहाँ ए बी पी क्यू के इक्वल है और पी क्यू एक्स वाई के इक्वल है तो ए बी भी एक्स वाई के इक्वल होगा। इज दैट क्लियर? सो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन ओवर हो गया। लेट्स मूव ऑन सेकेंड क्वेश्चन। जैसे ये सेकंड क्वेश्चन, कुछ टर्म्स दी गई हैं जिनकी हमें डेफिनेशन बतानी है। आर देयर अदर टर्म्स, कुछ अदर टर्म्स भी हैं जिनको इनसे पहले डिफाइन करना ज़रूरी है। बिल्कुल हर एक टर्म के साथ हम देखेंगे कौन कौन से टर्म्स हैं जो इनसे रिलेटेड है, जिनको इनसे पहले डिफाइन करना ज़रूरी है। लेट्स फर्स्ट जो है पार्ट आपका है वो पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइन से पहले आपको पता होना चाहिए लाइंस क्या होते हैं और पॉइंट क्या होता है। पॉइंट इज ए स्मॉल डॉट, एक छोटी सी डॉट होती है जिसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, लेकिन इसकी एक पोजीशन है, फिक्स पोजीशन की ये कहाँ पर है अकॉर्डिंग टू एंगल्स और समथिंग एल्स। और लाइन क्या होती है, ब्रेड्थलेस लेंथ होती है, एक लेंथ है, कोई ब्रेड्थ मायने नहीं रखती है इसकी, या कह सकते हो एक स्ट्रेट स्ट्रिंग है, ठीक है, जिसको दो एंड्स पर खींचा गया है, दो पॉइंट्स होंगे उनके बीच इसको ड्रॉ किया जाएगा, दैट इज अ लाइन। नाउ व्हाट इज अ पैरेलल लाइन? पैरेलल लाइन क्या होती है, कोई भी प्लेन एरिया है, ठीक है, उस पर अगर मैं दो लाइन खींचूँ वो कभी भी आपस में मिलनी नहीं चाहिए, वो आपकी पैरेलल लाइन कहलाएंगी। दे आर ऑलवेज मेंटेन द सेम डिस्टेंस एट एवरी पॉइंट, हर एक पॉइंट पर, यहाँ 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 हर एक पॉइंट पर आप देखोगे उनके बीच में सेम डिस्टेंस रहेगा। यानी अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो हर पॉइंट पर ये 2 सेंटीमीटर ही रहेगा। ये आपकी पैरेलल लाइंस होती हैं। हम यहाँ एक टर्म यूज़ हुई है प्लेन, तो वो भी हमें पता होना चाहिए। प्लेन क्या है, कोई भी स्मूथ सरफेस कह सकते हो। स्मूथ सरफेस जो होगा वो आपका प्लेन कहलाएगा। लाइक स्मूथ सरफेस ऑफ अ वॉल आप कह सकते हो, या शीट ऑफ अ पेपर, वो भी स्मूथ सरफेस कहलाता है। तो ये आपका प्लेन हो जाएगा। इज दैट क्लियर? कुछ टर्म्स हम और जान लेते हैं जो आपके आगे वाले पार्ट्स में यूज़ होगा। लाइक रे क्या होती है, अ पार्ट ऑफ लाइन विच हैज़ ओनली वन एंड पॉइंट, सिर्फ एक एंड पॉइंट होता है, जो दूसरा पॉइंट होगा वो रे कहलाएगा। लाइक पॉइंट दिस इज़ अ रे, ठीक है, एक एंड पॉइंट है, उसके बाद दूसरा पॉइंट जो है इंक्रीज होता रहेगा। तो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, अ पार्ट ऑफ लाइन विच हैज़ only one end point and contains the point another point is called a ray। like ये कह सकती हूँ मैं, ये A है, ये B है। सो मैं यहाँ बोल सकती हूँ पार्ट ऑफ लाइन विच हैज़ ओनली वन एंड पॉइंट, उस एंड पॉइंट को मैंने A मान लिया है, एंड कंटेन्स द अनदर पॉइंट, उसको मैंने B मान लिया है। सो मेरी रे जो यहाँ होगी वो क्या बन जाएगी, AB इज़ अ रे। इस तरह से इसको शो करते हैं। इज दैट क्लियर?
रे के बाद जो नेक्स्ट टर्म आती है वो एंगल आता है। एंगल क्या होता है? यूनियन होता है किन्हीं भी नॉन कोलिनियर रेज का। लाइक दिस इज अ एंगल, ठीक है। ये फिक्स्ड पॉइंट है, ये फिक्स पॉइंट है दोनों का। इसका भी ये ए बी मैं रे मान लेती हूँ, ये ए सी मैं रे मान लेती हूँ। ये फिक्स पॉइंट है और ये इंक्रीजिंग पॉइंट है। एक साइड जो है उसको आप बढ़ा सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो, वो आपकी रे होती है। और इन दोनों का जब ये दोनों मिल जाते हैं इस तरह से कैसे भी, तो वो क्या बन जाता है? आपका एंगल बन जाता है। तो एंगल को डिफाइन कैसे करेंगे? एन एंगल इज द यूनियन ऑफ टू नॉन कॉलिनियर और लीनियर क्या होते हैं? कॉलिनियर पॉइंट्स जो एक सेम लाइन में होते हैं। नॉन कॉलिनियर मतलब जो कहीं भी हो सकते हैं, दिस आर नॉन कॉलिनियर, ठीक है। सो रेज भी इसी तरह से, जो सिंगल एक ही पॉइंट पर अगर चल रही होती तो ये कॉलिनियर रे हो जाती, लेकिन ये अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है इसलिए नॉन कॉलिनियर होगी। नॉन कॉलिनियर रेज with common initial point, with common initial point is the starting point. Like this is a ray, this is another ray, दोनों का जो इनिशियल पॉइंट है वो सेम है और ये नॉन कॉलिनियर है, यानी एक डायरेक्शन में नहीं है, एक साथ नहीं है, अलग अलग कहीं भी जा रही है, ठीक है। सो ये आपका क्या कहलाएगा? दिस इज कॉल्ड एंगल। इज दैट क्लियर? व्हाट इज अ सर्कल नाउ? सर्कल क्या होता है? सर्कल सेट होता है सारे पॉइंट्स का प्लेन में, जिसका डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट से सेम होता है, ठीक है। ये फिक्स पॉइंट है, मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया इससे कोई रेडियस मानकर, तो इस पॉइंट से मैं सर्कल पर कहीं भी चेक करूँगी तो हर एक जगह का जो डिस्टेंस होगा वो सेम कहलाएगा, सेम रहेगा। सो ये जो फिक्स पॉइंट होता है इसको सेंटर कहते हैं, सेंटर ऑफ द सर्कल होता है। और इस पॉइंट से इसकी जो बाउंड्री है वहाँ तक लाइन ड्रॉ की जाती है, उसको रेडियस कहते हैं। और जो ये बाउंड्री है इसको सर्कमफ्रेंस कहते हैं। और जो अंदर का पार्ट जो होगा वो एरिया कहलाएगा, एरिया ऑफ सर्कल। इज दैट क्लियर? सो हाउ वी विल डिफाइन द सर्कल? सर्कल को डिफाइन कैसे करेंगे? अ सर्कल इज अ सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स in all those points in a plane whose distance from a fixed point, जिसका डिस्टेंस जो होगा एक फिक्स पॉइंट से remains constant। जो मैंने बताया आपको कि ये फिक्स पॉइंट है, इसके चारों तरफ कुछ रेडियस लेके हम सर्कल ड्रॉ करेंगे। उसके बाद जब भी हम किसी भी पॉइंट कहीं भी मेज़र करोगे तो वो हमेशा इससे सिमिलर रहेगा, सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा, यानी रेडियस वो होगी हमेशा सिमिलर रहेगी। इज दैट क्लियर? ओके, मूविंग ऑन नेक्स्ट। एक टर्म और ज़रूरी है आपको अपने क्वाड्रिलेटरल इसके पार्ट्स करने के लिए एक टर्म और ज़रूरी है, दैट इज़ क्वाड्रिलेटर। क्वाड्रिलेटर क्या होता है? क्लोज फिगर होती है जो 4 लाइन सेगमेंट से बनती है, कैसे भी बन सकती है, ठीक है, वो क्वाड्रिलेटर आती है। तो इसको डिफाइन कैसे करोगे? अ क्लोज फिगर मेड ऑफ 4 लाइन segments is called a quadrilateral. Is that clear? परपेंडिकुलर लाइन क्या होती है? अगर दो लाइन से इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर, वो क्या कहलाएंगी? परपेंडिकुलर लाइंस। लाइक दिस वी कैन ड्रॉ, ये आपका क्या होगा? परपेंडिकुलर लाइन है, 90 डिग्री एंगल बना रही है, इधर से इधर कह सकती हूँ, या मैं इसको ऐसे भी दिखाऊँ, रिप्रेजेंट करूँ टेढ़ा करके। सो ये दीज आर 90 डिग्री एंगल्स, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी शो कर सकती हूँ, दीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जब भी दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को, मीट कर रही है 90 डिग्री पर, तो वो आपकी परपेंडिकुलर लाइन कहलाएंगी। परपेंडिकुलर लाइन में आपको 2 पॉइंट और डिफाइन करने हैं, लाइंस और एंगल्स, जो दोनों मैं आपको पहले डिफाइन कर चुकी हूँ। सो वहाँ से आप ये टर्म दे सकते हैं, ठीक है, डिफाइन करना है लाइंस। उसके बाद है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? अ लाइन विद 2 एंड पॉइंट्स।
एक लाइन जिसके दो एंड पॉइंट होते हैं, या फिर कह सकते हो अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट, यानी एक स्ट्रेट लाइन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ड्रॉ की जा रही है, ये लाइन सेगमेंट होती है। ये एंड पॉइंट्स है तो इसको आगे बढ़ाया नहीं जा सकता है, ये फिक्स हो जाती है, ये आपकी लाइन सेगमेंट होती है। लाइन सेगमेंट को डिफाइन करने के लिए हमें दो चीज़ों का और पता होना चाहिए, एक हमारा है पॉइंट और एक हमारा है खुद में ही पॉइंट एंड लाइन सेगमेंट, जो मैं दोनों ही आपको लाइन वो दोनों ही मैं आपको पहले डिफाइन कर चुकी हूँ। टर्म्स मैंने पहले डिफाइन की है, वो इस तरह से यूज़ होंगी, बाद में आपको बताना है कि इसके साथ साथ कौन सी लाइन या कौन सा पॉइंट और आपको डिफाइन करना है। नेक्स्ट है आपका रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियस ऑफ सर्कल क्या होते हैं? द लाइन विद वन एंड पॉइंट, एक लाइन है विद एक एंड पॉइंट है सेंटर, और दूसरा एंड पॉइंट आपका सर्कल बाउंड्री पर हो सकता है, वो आपकी रेडियस कहलाएगी। या फिर इसको इस तरह से भी आप डिफाइन कर सकते हो, इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ ए सर्कल, सेंटर है जो सर्कल का, वहाँ से लेकर कोई भी पॉइंट जो सर्कल पर लाई कर रहा है वो आपकी रेडियस कहलाते हैं। ये सेंटर है, सेंटर से यहाँ तक, ठीक है, ये डिस्टेंस जो है सर्कल पर जो पॉइंट लाई कर रहा है इसको हम रेडियस कहते हैं। इसमें आपको दो चीज़ें और डिफाइन करनी है, एक डिफाइन करना है आपको सर्कल, एक डिफाइन करना है पॉइंट, जिन दोनों की डेफिनेशन मैं आपको पहले ही दे चुकी हूँ, तो वहाँ से आप डेफिनेशन लिख सकते हो इनकी, और आप बता सकते हो कि वी हैव टू डिफाइन रेडियस ऑफ ए सर्कल वी मस्ट नो अबाउट पॉइंट एंड सर्कल। ठीक है, डिफाइन करने के लिए टू डिफाइन द रेडियस ऑफ सर्कल वी मस्ट नो अबाउट पॉइंट एंड सर्कल, पॉइंट और सर्कल भी हमें पता होना चाहिए, और ये इसकी सिंपल सी दो डेफिनेशन है। आई होप आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट मूविंग ऑन, नेक्स्ट इज स्क्वायर। स्क्वायर देखिए क्या होता है, इट इज़ ए क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटर है जिसकी साइड्स जो है सारी साइड्स इक्वल होनी चाहिए लेंथ में, और एंगल्स भी सेम होने चाहिए, जिनका मेजर 90 डिग्री होता है। या फिर आप उसको डिफाइन कर सकते हो, अ क्वाड्रिलेटर विद ऑल दिस इज विद ऑल साइड्स इक्वल, जिसकी सारी साइड्स इक्वल्स हैं और एंगल्स जो है राइट एंगल्स हैं, वो स्क्वायर कहलाता है। लाइक सारी साइड्स जो है उनकी लेंथ आपकी इक्वल होगी, और जो एंगल्स होंगे वो सारे एंगल्स आपके क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे, तभी वो स्क्वायर कहलाएगा। इसके साथ स्क्वायर को डिफाइन करने के लिए हमें किसके बारे में पता होना चाहिए, हमें साइड के बारे में पता होना चाहिए, एंगल पता होना चाहिए, एंड क्वाड्रिलेटरल पता होना चाहिए। ये सारी टर्म मैं पहले आपको डिफाइन कर चुकी हूँ, फिर भी अगर आपको कहीं कुछ समझ नहीं आता है देन यू कैन कमेंट मी। नेक्स्ट मूविंग ऑन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 हमने यहाँ पे ख़त्म कर दिया है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। कंसीडर द टू पोस्टुलेट्स गिवन बिलो, दो पोस्टुलेट गिवन है। फर्स्ट पोस्टुलेट क्या कह रहा है, गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, कोई भी दो अलग अलग पॉइंट्स गिवन है ए और बी, और एक थर्ड पॉइंट है सी जो इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, ये फर्स्ट पोस्टुलेट कह रहा है। सेकंड कह रहा है देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन, कि 3 पॉइंट हैं जो एग्जिस्ट कर रहे हैं सेम लाइन पर नहीं एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, 3 पॉइंट है लेकिन वो सेम लाइन पर एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। उसके बाद ये कह रहा है डू दीज पोस्टुलेट्स कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म, क्या कोई अनडिफाइंड टर्म है। आर दीज पोस्टुलेट्स कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट है क्या ये पोस्टुलेट्स। डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट, क्या यूक्लिड पोस्टुलेट से ये फॉलो हो रहे हैं, ये हमें एक्सप्लेन करना है क्वेश्चन नंबर 3 में। लेट्स डू इट। क्वेश्चन नंबर 3 को हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। दो पोस्टुलेट गिवन है यहाँ पर, ठीक है, कोई भी दो पॉइंट्स हैं ए और बी, और एक थर्ड पॉइंट उनके बीच एग्जिस्ट करता है सी। ठीक है, ये हमने कर दिया है। उसके बाद सेकंड में कह रहा था कि 3 पॉइंट्स हैं जो एक लाइन में एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, हम ऐसे बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं जो एक लाइन में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। हम इस तरह से उन्हें पॉइंट्स को दिखा सकते हैं कि लाइन ज्वाइन करेंगे तो वो पॉइंट तीनों एक लाइन में एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, या फिर हम इस तरह से कुछ भी, तो एक लाइन भी हम ड्रॉ नहीं कर पाएंगे प्रॉपर अगर यहाँ से इस तरह से, तो ये तीनों पॉइंट जो है एक लाइन में एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, ये हमने कर दिया है। अब वो कह रहा है कि डू दीज पोस्टुलेट्स कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स, हाँ बहुत सारी है, इसका आंसर हम देंगे यस। दीज पोस्टुलेट्स कंटेन मैनी अनडिफाइंड टर्म्स, बहुत सारी अनडिफाइंड टर्म है, क्योंकि दो पोस्टुलेट दिए गए, इसमें पॉइंट बताया गया है, लाइन बताया गया है जिस तरह से, लेकिन उनके बारे में हमें कुछ बताया नहीं गया है, उनके बारे में कोई डेफिनेशन नहीं दी गई है, तो हम कह सकते हैं कि इन पोस्टुलेट्स में बहुत सारी अनडिफाइंड टर्म्स हैं। उसके बाद ये आपसे पूछता है आर दीज पोस्टुलेट्स कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट है मतलब क्या, इनके पीछे कोई लॉजिक है। बिल्कुल, द गिवन पोस्टुलेट्स आर कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट है बिकॉज दे रेफर टू टू डिफरेंट सिचुएशन, दो अलग अलग सिचुएशन दिखाइए। एक में 3 पॉइंट है जो एक ही लाइन पर आ रहे हैं, आपके कॉलिनियर पॉइंट्स बन गए हैं, और एक सिचुएशन में हमें दिए हैं 3 पॉइंट्स जो एक सिंगल लाइन पर एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो दो अलग अलग सिचुएशन हो गई हैं, इसलिए इसका लिए आप आंसर दोगे द गिवन पोस्टुलेट्स आर कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट है क्योंकि ये रेफर कर रहे हैं दो अलग अलग सिचुएशन को, डिफरेंट सिचुएशन को। ठीक है,
उसके बाद ये पूछता है क्या ये यूक्लिड जो है डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट। यूक्लिड पोस्टुलेट को फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि जब हमने इंट्रोडक्शन क्लास की थी तो उसमें पोस्टुलेट और एक्सियम दोनों मैंने बड़े अच्छे से समझाया। उसको एक बार देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा व्हाट आर पोस्टुलेट्स, व्हाट आर एक्सियम्स। तो इसके लिए आंसर होगा नो दीज पोस्टुलेट्स डू नॉट फॉलो यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स, दे फॉलो अ एक्सियम। एक एक्सियम को फॉलो कर रहे हैं। वो एक्सियम क्या था, गिव टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स गिवन है, जो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स गिवन है। देयर इज़ अ यूनिक लाइन, एक लाइन है जो पास होती है उनके थ्रू, तो उस एक्सियम को ये फॉलो कर रहे हैं जो फर्स्ट वाला है उसमें, और सेकंड में भी वही फॉलो हो रहा है। 3 तो नहीं लेकिन 2 के थ्रू हम एक लाइन पास कर सकते हैं। सो ये उस पोस्टुलेट को उस एक्सियम को फॉलो कर रहे हैं। सो दिस इज द आंसर फॉर योर क्वेश्चन नंबर 3। लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 4। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है इफ़ अ पॉइंट सी लाइज बिटवीन 2 पॉइंट्स, सी लाई कर रहा है 2 पॉइंट्स ए और बी के बीच में, सच दैट ए सी इक्वल है बी सी के, और हमें प्रूव करना है ए सी इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी, एक्सप्लेन बाय ड्राइंग द फिगर। ठीक है, एक पॉइंट सी लाई कर रहा है 2 पॉइंट्स ए और बी के बीच में इस तरह से कि ए सी इक्वल है बी सी के, यानी सी बिल्कुल सेंटर में है। हमें प्रूव करना है कि जो ए सी है वो हाफ है ए बी का, और इसको फिगर ड्रॉ करके हमें एक्सप्लेन करना है। लेट्स डू इट। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर। ये आपके पास कंडीशंस गिवन है, ए और बी 2 पॉइंट है, सी उनके बीच लाई करता है, ये मैंने लाई कर दिया है। गिवन है ए सी इक्वल है बी सी के, मतलब ये बिल्कुल सेंटर में लाई करता है, तो ये आपकी लाइन हो गई ए सी और ये हो गई आपकी बी सी, जो दोनों इक्वल है। ठीक है, ए बी एक मेरी फुल लाइन है, कंप्लीट एक बड़ी लाइन है, और ए सी और बी सी मतलब 2 इक्वल्स है। ठीक है, पॉइंट सी उनके बीच में लाई करता है, ये गिवन है। हमें प्रूव करना है कि जो ए सी है वो हाफ है ए बी का। ठीक है, तो एक इक्वेशन के थ्रू इसको प्रूव कर लेते हैं, बहुत ईजी है इसको प्रूव करना, इसका प्रूफ निकालना, इसको प्रूव करना बहुत ईजी है। लेट हम कंसिडर कर लेते हैं जो हमारी ए बी लाइन है। ठीक है, जो ए बी है उसको हम क्या लिख सकते हैं, ए सी प्लस बी सी लिख सकते हैं, क्योंकि गिवन है जो पूरी ए बी लाइन है वो किससे बनी है, ए सी और बी सी से, ए सी और बी सी से बनी है। ठीक है, तो यहाँ से हम प्रूव कर सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ए बी इक्वल टू ए सी प्लस बी सी है। अब हमें गिवन है ए सी इक्वल्स टू बी सी है, और हमें प्रूव करना है ए सी, तो हमें ए सी को तो यहाँ रखना ही रखना है। बी सी को हम रिमूव कर सकते हैं, कैसे, हम क्या करेंगे, ए बी इक्वल्स टू ए सी प्लस ए सी, क्योंकि गिवन है बी सी इक्वल्स टू ए सी, बी सी ए सी के इक्वल है, वहाँ से गिवन है, जो हम वहाँ से ए बी सी की जगह ए सी पुट कर लेते हैं। इज दैट क्लियर। अब आपका जो ए बी है वो किसके इक्वल हो गया, 2 ए सी के इक्वल हो गया। 2 को हम इधर ले आएंगे तो ये हो गया ए बी बाई 2 इक्वल्स टू ए सी। ठीक है, जिसको मैं लिख सकती हूँ 1/2 ए बी इक्वल्स टू ए सी, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ ए सी इक्वल्स टू 1/2 ए बी। हैंस प्रूव्ड। बहुत सिंपल था, कुछ भी नहीं करना था, बहुत सिंपल तरीके से हमने इसको सॉल्व कर दिया है। फिर से समझा देती हूँ। ए बी एक लाइन गिवन थी जिसमें सी मिड में था, सो मैंने ए बी को ब्रेक करके लिख दिया ए सी प्लस बी सी। अब मुझे पता है सॉल्यूशन में मुझे ए सी चाहिए, तो हम ए सी को टच नहीं करेंगे, ए बी चाहिए, उसको भी ऐसे कैसे रखेंगे। बी सी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसी में, तो करेंगे। यहाँ पर गिवन था बी सी और ए सी इक्वल है। ठीक है, तो मैंने वही पुट किया बी सी की जगह ए सी, और उसको सॉल्व कर दिया, बहुत ईजिली हमारे पास सॉल्यूशन आ गया। हैंस प्रूव्ड। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है इन द अबव क्वेश्चन, यानी इससे पहले जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 प्रूव किया था उसमें कह रहा है कि पॉइंट सी जो मिड पॉइंट है लाइन सेगमेंट ए बी का, प्रूव करना है कि हर एक लाइन सेगमेंट में सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होता है, हैज़ वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। सी लाई कर रहा था ए और बी के बीच में, जिससे प्रूव गिवन था ए सी और बी सी इक्वल है, यानी सी मिड पॉइंट था ए बी का। उसी से रिलेटेड क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन 5 करने से पहले आपको क्वेश्चन 5 जरूर देखना पड़ेगा, तभी आपको क्वेश्चन 5 समझ में आएगा। लेट्स डू इट। लास्ट क्वेश्चन में हमने प्रूव किया था, गिवन था ए और बी 2 पॉइंट है, सी उनका मिड पॉइंट है, क्योंकि मिड पॉइंट कैसे था, ए सी इक्वल्स टू बी सी गिवन था। ठीक है, सो उससे हमने प्रूव कर दिया था कि ए सी इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी। ठीक है, ये प्रूव कर चुके क्वेश्चन नंबर 4 में, तो हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मान के चलेंगे। अब मान लेते हैं कि डी कोई अनदर पॉइंट है, लेट डी इज अनदर मिड पॉइंट। मिड पॉइंट हम मान लेते हैं मिड पॉइंट ऑफ ए बी, जो कि मिड पॉइंट है ए बी का, बिल्कुल सी के पास में हम एक और मिड पॉइंट ले लेते हैं जिसको हम डी मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर डी भी मिड पॉइंट है, इसका मतलब क्या होगा,
ए डी इक्वल्स टू बी डी होगा, ठीक है। और उसी से फिर हमारा जो ए बी है वो किसके इक्वल होगा, जो आपका ए बी है वो किसके इक्वल होगा, ए डी प्लस बी डी। इसी तरह से सिमिलर हम प्रूव कर सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, जैसे हमने प्रूव किया था कि जो आपका ए सी है वो क्या होगा, इक्वल होगा हाफ ऑफ जो आपका ए डी होगा वो हाफ होगा किसका, ए बी का। इसी तरह से जैसे हमने वो प्रूव किया था। सो इसको हम इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। सिमिलरली हम इसको प्रूव कर सकते हैं, सिमिलरली लिख भी सकते हैं, सिमिलरली as proved in equation 1, similarly as proved in equation 1 AD equals to half of AB, ये हो सकता है। अब यहाँ से from equation 1 and 2, equation 1 और 2 से क्या प्रूव होता है, equation 1 और 2 से हमारे पास यहाँ पर प्रूव होता है कि जो आपका AC है वो इक्वल है किसके, AD के। जो आपका AC है वो किसके इक्वल है, AD के इक्वल है, ये प्रूव होता है। It means C and D coincide। इसका मतलब है जो C और D है वो एक ही जगह लाई कर रहे हैं, पॉइंट बहुत पास हमने इसलिए लिए हैं कि वो एक ही जगह लाई कर रहे हैं, दोनों ही क्या है, मिड पॉइंट है। और इससे प्रूव होता है कि कोई भी जो लाइन सेगमेंट है उसका सिर्फ एक ही क्या होता है, मिड पॉइंट होता है, ओनली एंड ओनली वन मिड पॉइंट। हैंस proved that line segment has one and only one midpoint। ये क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। एक फिगर दी गई है, उसमें कहा गया है ए सी इक्वल्स टू बी डी है, हमें प्रूव करना है ए बी इक्वल्स टू सी डी। देखिए क्या गिवन है, ए सी इक्वल्स टू बी डी, दिस इज ए सी, ये ए सी है जो लाइन सेगमेंट मान सकती हूँ मैं, जो ए सी लाइन सेगमेंट है वो इक्वल्स है बी डी लाइन सेगमेंट के, ठीक है। और मुझे प्रूव करना है जो ए बी लाइन सेगमेंट है, दिस वन स्मॉलर वन, ये जो डिस्टेंस है ये इक्वल है दिस डिस्टेंस सी डी के इक्वल है, ये प्रूव करना है। सो मैंने लिख लिया, गिवन क्या है, ए सी इक्वल्स टू बी डी है, प्रूव करना है ए बी इक्वल्स टू सी डी है, ठीक है। सो प्रूफ स्टार्ट करते हैं हम। सिमिलर आपको समझ में आ गया होगा फिगर से, ए बी सी डी, इस तरह से ये एक लाइन है, सेगमेंट है ए डी, जिसमें दो पॉइंट्स गिवन है बी और सी, और गिवन है कि ए सी इक्वल्स है आपके बी डी के, और हमें प्रूव करना है ए बी इक्वल्स टू सी डी। लेट्स प्रूव इट। ए सी जो लाइन सेगमेंट है, यानी फर्स्ट जो गिवन था कि ए सी बी डी के इक्वल है, हम ए सी ले रहे हैं। ए सी को हम कैसे लिख सकते हैं, दो लाइन से सेगमेंट से बना है, ए बी और बी सी से। सो हम लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी, इसको मैं मान लेती हूँ इक्वेशन फर्स्ट। नाउ सेकंड जो है बी डी जो गिवन है, उस बी डी को ले लेते हैं। बी डी जो है आपका वो किससे बना है, बी सी प्लस सी डी से, ऐसे ही बना है, ठीक है। इसको मैं इक्वेशन 2 मान लेती हूँ। मेरे पास गिवन है ए सी इक्वल्स टू बी डी, मैं पुट कर देती हूँ क्योंकि क्या है, ये गिवन है ए सी इक्वल्स टू बी डी है। उसी को अगर ए सी इक्वल्स टू बी डी है तो ए सी के इक्वल जो टर्म होगी वो बी डी के इक्वल भी होगी, यानी मैं लिख सकती हूँ ए बी प्लस बी सी इक्वल है बी सी प्लस सी डी के। इज दैट क्लियर, ठीक है। उसके बाद ए बी को मैं यहीं रखती हूँ, बी सी को उधर ले जाती हूँ, बी सी प्लस सी डी यहाँ पर था, ये बी सी उधर जाएगा तो माइनस बी सी हो जाएगा, ठीक है। बी सी से बी सी कैंसिल, ए बी इक्वल्स टू सी डी, ये हमने प्रूव कर दिया, यही प्रूव करना था, ए बी इक्वल्स टू सी डी, हैंस प्रूव्ड, ये प्रूव हो गया। सिंपल सी एक इक्वेशन से। आई होप ये आपको इजीली समझ में आ गया होगा। फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट करके। नेक्स्ट मूविंग ऑन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, वाई इज एक्सियम 5 इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिड्स एक्सियम। यूक्लिड्स एक्सियम में जो एक्सियम नंबर 5 है उसको यूनिवर्सल ट्रूथ क्यों कहा गया है, ठीक है। और इसके साथ हमें एक नोट भी दिया है जिसमें लिखा गया है कि क्वेश्चन अबाउट एक्सियम है, 5th पोस्टुलेट के लिए नहीं है। पोस्टुलेट और एक्सियम मैं आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में समझा चुकी हूँ, अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा एक्सियम क्या होते हैं और पोस्टुलेट क्या होते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो थ्योरेटिकल आंसर इसका हम देंगे। लेट्स डू इट।
जो एग्जाम 5 है वो कहता है कि होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स पार्ट। जो कंप्लीट होता है वो उसके पार्ट से हमेशा ग्रेटर देन होता है। लेट्स प्रूव इट। सपोज कर लो, सपोज कर लेते हैं कोई भी चीज़ है 1 kg है, उसको मैंने डिवाइड कर दिया है 2 पार्ट्स में। 1 kg को मैंने डिवाइड कर दिया है 600 ग्राम और 400 ग्राम में। अब आप कंपेयर करके देख लो, 1 kg मतलब है 1000 ग्राम, ठीक है। तो क्या 1000 ग्राम के जो 600 ग्राम है वो 1000 से बड़ा है, या ये सेकंड पार्ट जो 400 है वो 1000 से बड़ा है? नहीं है, ठीक है। ये तो होगी आपका कह सकते हो क्वांटिटी के अकॉर्डिंग। अगर हम इसमें देखें लाइन के अकॉर्डिंग, ये कोई लाइन है मेरे पास, ठीक है। 10 सेंटीमीटर मैं एज्यूम कर लेती हूँ उसको, और अगर इसके मैं 2 पार्ट कर देती हूँ, 2 पार्ट डिवाइड कर देती हूँ, 1 पार्ट इज 6 सेंटीमीटर, अनदर इज 4 सेंटीमीटर। इस पार्ट को अगर मैं इससे कंपेयर करूँ, क्या 6 सेंटीमीटर मेरा ग्रेटर देन हो सकता है 10 सेंटीमीटर से? क्या मेरा 4 सेंटीमीटर इज ग्रेटर देन 10 सेंटीमीटर? नहीं हो सकता। जो होल क्वांटिटी अपने आप में होती है हमेशा वो उसके पार्ट से बड़ी होती है। यही हमारा एग्जाम 5 हमें कह रहा है। तो इसका आंसर हम क्या देंगे? ट्रू है ये एग्जाम, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है बिल्कुल। बिकॉज पार्ट इज इंक्लूड इन द होल। हमेशा होल में पार्ट जो है होल में इंक्लूड होगा, एंड नेवर ग्रेटर देन होल। होल से कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकता। किसी भी चीज़ का तुम पार्ट करोगे तो वो पूरे से ज़्यादा कैसे हो सकता है? ये तो लॉजिकल जनरल नॉलेज का मतलब कह सकते हो क्वेश्चन है, जनरली सबको पता है कि, और उसको प्रूव करने के लिए हम इस तरह से दिखा सकते हैं लाइन के थ्रू, या ऐसे हम प्रूव कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज 5.1 आपकी ओवर हो गई है। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।